ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय अथॉरिटी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कैसे डिबेट्स हुई थी और जो हमारा यूनिटेरियन फेडरल मॉडल है, एकात्मक संघीय जो ढांचा था, जो मॉडल है, उसका एमरजेंस कैसे होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें बेसिक क्लियर करेगा। सिर्फ हमारा हमें क्राइटेरिया मिल जाएगा कि अच्छा ये हुआ था जब हमारा जो फेडरल मॉडल है वो आया था। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसे हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कवर करेंगे, ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके, द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब भारत के संविधान को फ्रेम किया गया था वो कौन सा पीरियड था? 1946 से 1950 का पीरियड था। उस समय क्या हुआ था? इन्वॉल्व्ड इंटेंस डिबेट्स, बहुत ही ज़्यादा वाद विवाद हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, संविधान सभा के अंदर, रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इंडियाज़ फ्यूचर पॉलिटी, कि भारत में आने वाले फ्यूचर में इंडिया की जो फ्यूचर की जो पॉलिटी है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। इस विषय को लेके भयंकर डिबेट हुए थे, बहुत ज़्यादा। वाइल इंडिया हैड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, इंडिया के पास फेडरलिज्म का फीचर था, लेकिन फिर भी द इमर्जिंग मॉडल नॉट अ प्योर फेडरलिज्म, लेकिन फिर भी जो है आज हम देखें इंडिया का प्योर फेडरलिज्म नहीं है जैसे यूएसए का है, ठीक है, ऐसा नहीं है इंडिया का। रेदर इट इवॉल्व्ड, लेकिन फिर भी ये जो है इस विकास के पथ पर है, बदल रहा है इनटू अ यूनाइटरी फेडरल मॉडल। लेकिन इंडिया के पास क्या है, कैसा मॉडल है? क्वासी फेडरल, वी कैन से दैट, थोड़ा सा फेडरल थोड़ा सा यूनाइटरी, इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखा गया है, ठीक है। ये इंडिया का अभी का फिलहाल का मॉडल है। समटाइम कॉल्ड फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, हम ऐसे भी कह सकते हैं फेडरल है लेकिन जहाँ फेडरल है वहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो क्वासी फेडरल। दिस चॉइस वॉज रूटेड इन इंडियाज हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, और ये जो चॉइस थी ना इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, उसके पास्ट के एक्सपीरियंस पर आधारित है जो हमने इसको चुना है, जिसमें क्या क्या आता है? पॉलिटिकल डाइवर्सिटी की, राजनीतिक तौर पर किस तरह से यहाँ पर डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं, पार्टीशन का ट्रॉमा भी है जिस टाइम इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था, एंड द विजन ऑफ नेशनल यूनिटी, यानी हम कैसे देख रहे हैं अपने राष्ट्र को, पूरा एकता में देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। द नीड ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, कि हमें फेडरल स्ट्रक्चर की नीड क्या थी, बहुत बेसिक है, ये हमने लास्ट वीडियोस में भी कवर किए हैं, इसमें हम जल्दी जल्दी देखेंगे। ब्रिटिश इंडिया जो है, जहाँ पर ब्रिटिश लोग अपना डायरेक्ट शासन करते थे, हैड अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। वो कैसा था? पहले क्वासी फेडरल था, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आता है, बट द एक्सपीरियंस वाज फ्लॉड, लेकिन वो एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। पार्टीशन हुआ 1947 के अंदर, क्रिएटेड इमीडिएट थ्रेट्स ऑफ यूनिटी, जब तब ज़रूरत पड़ी थी यूनिटी को, एक अखंडता को बनाने की, एक साथ लाने की सभी को। प्रिंसली स्टेट नीडेड टू बी इंटीग्रेटेड, देशी रियासतों को तुरंत हमें अपने साथ मिलाना था। द लीडर्स रियलाइज, जो जितने भी लीडर्स थे उनको रियलाइजेशन होता है दैट स्ट्रॉन्ग सेंटर अथॉरिटी होनी चाहिए, तभी जो भारत की अखंडता है वो बनी रहेगी। इसेंशियल टू मेंटेन सोवरेन, संप्रभुता, अखंडता एंड सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक आर्थिक जो बदलाव है उनको बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम लोगों को स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, तभी उस स्ट्रॉन्ग सेंटर की छत के नीचे जितने भी स्टेट्स हैं वो सुखी तरीके से फल फूल पाएंगे। ओके, दस फेडरलिज्म वॉज नेसेसरी, इसीलिए कहा जाता है उस समय संघवाद बहुत नेसेसरी था, नीडी था, टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी, विविधता को बनाए रखने के लिए, बट विद अ पावरफुल सेंटर। होना चाहिए फेडरेशन, लेकिन सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया गया, टू प्रिवेंट फ्रेगमेंटेशन, इस तरह की जो अलग अलग, मतलब कह सकते हैं हम, बहुत सारी ऐसे डिस्गाइज थिंग्स हैं उनको हटाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। की डिबेट्स क्या क्या होती है डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? अब आइए हम देखते हैं डिबेट्स के टॉपिक्स क्या क्या थे। सबसे पहले नेचर ऑफ फेडरलिज्म, फेडरेशन पर की संघवाद का कैसी प्रकृति होगी उस पर डिबेट है। वॉलेंटरीली यूनियन और डिस्ट्रिक्टेबल यूनियन, यानी कि अपने हिसाब से यूनियन हो। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक। क्या स्वैच्छिक संघ होगा या फिर अविनाशी संघ होगा जिसका विनाश नहीं हो सकता? तो केटी शाह, एच.वी. कामत, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे, के.वी. शाह, एच.वी. कामत एंड अदर्स, और लोग थे के.वी. शाह, एच.वी. कामत के अलावा, प्रपोज्ड क्लासिकल फेडरल मॉडल। वो कहते थे कि जैसा अमेरिका में है ना वैसा अपनाओ, वेयर स्टेट्स वॉलंटरी फॉर्म एंड यूनियन कैन स्कीड, यानी जहाँ पर क्या हो, जो स्टेट्स हैं वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से अपने यूनियन के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं, अलग होना चाहें तो हो सकते हैं, ठीक है, अलगाव कर सकते हैं
और जा सकते हैं। तो ऐसा कौन सजेस्ट करते हैं? केटी शाह और एच वी कामत कहते हैं कि यूएसए जैसा फेडरेशन अपनाना चाहिए हमें। लेकिन बी आर अम्बेडकर किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? वो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, ये तीनों ही, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल कहते हैं फर्मली रिजेक्टेड दिस आइडिया ऑफ सक्सेशन, यानी कहते हैं कि अलगाव का आइडिया था ना जो भारत से हर चीज़ें अलग अलग हो जाए, इसको एकदम स्ट्रिक्टली मना कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंबेडकर कहते हैं द फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, जो फेडरेशन है यानी कि जो संघवाद है ये रिजल्ट नहीं है कि आप एग्रीमेंट करते हो बाय द यूनिट, छोटी छोटी यूनिट्स आके एग्रीमेंट कर लेती है, ये इस चीज़ का रिजल्ट नहीं है। एंड द यूनिट हैव नो राइट टू स्कीड फ्रॉम इट, और यूनिट जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स को यहाँ पे क्या कहा गया है? स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि आप जाके अलग हो जाओ यूनियन से, बिल्कुल नहीं। इसीलिए आर्टिकल 1 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया जो है स्टेट्स का यूनियन है, संघों राज्यों का संघ है, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ना कि जो हम कहते हैं कि फेडरेशन, स्टेट्स का फेडरेशन नहीं है, यूनियन है। यूनियन यानी सेंटर इंपॉर्टेंट है। एम्फेसाइजिंग द यूनिटी ओवर डिवीजन, डिवीजन के ऊपर अलग अलग कर देना, डिवाइड कर देना, इसके ऊपर कौन राज करेगा? यूनिटी करेगी, एक राष्ट्र की अखंडता इंपॉर्टेंट है। अब पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को लेकर डिबेट होती है, उसमें कहा जाता है डिबेट होती है शुड स्टेट्स हैव इक्वल और ग्रेटर सोवेरेनिटी, इसमें कहा गया है कि क्या स्टेट के पास बराबर की शक्तियाँ होगी और संप्रभुता ज़्यादा होगी, इस चीज़ पे डिबेट होती है। तो डिसीजन आता है द सेंटर वाज गिवन रेस्यूडरी पावर्स, जो सेंटर को क्या दिया जाएगा? रेस्यूडरी पावर्स, ऐसे पावर्स जो आर्टिकल 248 में मेंशन है, यानी कि रेस्यूडरी पावर का कॉन्सेप्ट। इसमें कहा गया था कि मान लीजिए कोई भी ऐसे पावर जो सेंटर के पास नहीं है, स्टेट के पास नहीं है, और कई नई पावर आ जाती है जो कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है, तो वो किस में जाएगी? रेस्यूडरी, और रेस्यूडरी पावर किसको दिया जाएगा? सेंटर को। ओके, इन ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम, लेकिन पारंपरिक तरीके से हम जब संघवाद की बात करते हैं ना, उसमें क्या होता है? सच एज द यूएसए, जहाँ पर यूएसए का ही एग्जाम्पल लेंगे, वहीं से हमने फेडरेशन, तो स्टेट्स रिटेन रेस्यूडरी पावर्स, वहाँ पर रेस्यूडरी पावर्स किसके पास है? वो है स्टेट के पास, लेकिन हमने रेस्यूडरी पावर्स किसको दी है? सेंटर को दी है। इन इंडिया, लेकिन भारत के अंदर दिस वाज रिवर्स्ड टू स्ट्रेंथन द स्ट्रेंथर, और ये किस चीज़ के लिए रिवर्स किया गया? इस चीज़ को बदला गया है। रिवर्स होता है, अमेरिका में दी गई है स्टेट को, इंडिया में दी गई है सेंटर को। क्या चीज़ दी गई है? रेस्यूडरी पावर्स। तो ये चीज़ रिवर्स मतलब उल्टी क्यों है? ये चीज़ बताऊं क्यों है? क्योंकि हम सेंटर को बहुत मजबूत देखना चाहते थे, इसीलिए ये चीज़ रिवर्स्ड की गई है। 3 लिस्ट बताई गई है हमारे 7th शेड्यूल में, क्या क्या है, जिसमें यूनियन लिस्ट जिसमें 97 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट। तो द यूनियन लिस्ट वॉज लॉन्गर, ये ज़्यादा बड़ी रखी गई है, एंड मोर इम्पॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट रखी गई है। डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, ये सब किस में आ जाता है? यूनियन स्टेट्स में आ जाता है। इमरजेंसी प्रोविजंस देखेंगे हम लोग, यानी कि इस पे भी डिबेट चली थी, इमरजेंसी प्रोविजंस पे। डिबेट क्या थी? डिबेट ये थी शुड सेंटर्स पावर इंक्रीज ड्यूरिंग क्राइसिस, कि क्या सेंटर की पावर बढ़ जाएगी जब आपदा आ जाएगी तब? बिल्कुल। तो इमरजेंसी प्रोविजंस वर एडेड अलाउइंग द सेंटर, उस सेंटर को अलाउ करते हैं, यानी संघों को ये शक्ति देते हैं टू ओवरराइड स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसीज। कहते हैं कि ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन जब आ जाए तो आप अपनी कंट्रोल हाथ में ले लीजिए सभी स्टेट के ऊपर, ठीक है? ये किसको पावर दी गई है? सेंटर को। तो जैसे आर्टिकल 352 कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल जिसमें राष्ट्रपति का शासन, वो आर्टिकल 356 के अंदर है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंदर है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं इस बारे में? जस्टिफाइड करते हैं इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं बाय आर्ग्यू करके, इस बात पे तर्क देके दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स, ऐसे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम नीड सेंट्रल, इस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है ना, ये जैसे क्राइसिस आ गई तो थोड़ा खतरनाक सा टाइम हो गया, इस समय क्या होता है? सेंट्रलाइज कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी क्या होगा? राष्ट्र सर्वाइव कर पाएगा, कोई भी नेशन है वो सर्वाइव कर पाएगा और प्रिजर्व हो पाएगा, सुरक्षित रह पाएगा। रोल ऑफ गवर्नर्स की बात जहाँ तक आई है उसमें क्या डिबेट होती है? शुड गवर्नर्स बी इलेक्टेड और अपॉइंटेड, कि क्या गवर्नर्स को, जो भी होते हैं राज्यों के गवर्नर्स जो होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाएगा या इलेक्ट किया जाएगा? ये डिबेट का एक टॉपिक है। तो इसमें कहा गया है कि डिसीजंस क्या थे आए थे? गवर्नर्स वुड बी अपॉइंटेड, उन्हें कौन अपॉइंट करेगा? जिसे हम कहते हैं ना अपॉइंट करना, वी कैन से
मनोनीत करने का काम करेगा प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो गवर्नर्स को अपॉइंट करेगा, यानी सेंटर। तो प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? सेंटर। ओके, नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, गवर्नर को भाई इलेक्टेड नहीं किया जाए, गवर्नर्स शुडंट बी इलेक्टेड बाय द पीपल, और स्टेट लेजिस्लेचर उन्हें बिल्कुल भी नहीं करेगी, वो सेंटर का एजेंट है। तो इसको क्रिटिक्स कौन करते हैं? केटी शाह, जो पहले ही कहते हैं भाई अलग अलग कर दो सब चीज़ों, तो इस चीज़ को क्रिटिसाइज ही करेंगे। आर्ग्यूड दिस मेड स्टेट्स डिपेंडेंट ऑन सेंटर, तो वो कहते हैं, केटी शाह कहते हैं, अगर गवर्नर को आपने प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत करवाया ना, तो ये स्टेट के लिए जितने भी स्टेट है वो डिपेंडेंट रहेंगे, किस पर निर्भर रहेंगे? सेंटर पर। ओके, बट इस चीज़ के सपोर्टर्स क्या कहते हैं? ये वो इस चीज़ पे आर्ग्यू करते हैं जो मानते हैं कि भाई गवर्नर को तो सेंटर को ही अपॉइंट करना चाहिए। वो कहते हैं दैट गवर्नर्स वुड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो इस चीज़ का समर्थन वो कहते हैं गवर्नर तो है ना, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे काम करेगा? लिंक के जैसे काम करेगा। ओके, तो ये इस चीज़ को नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित को बचाने का काम करेगा। फिर आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही राज्यों का पुनर्गठन की बात आती है, उस पर क्या डिबेट होती है? स्टेट असेंबली रिडफर्ड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशंस। जो असेंबली है वो कहती है, जब हमारा जो भाषा के आधार पर पुनर्गठन की बात थी ना, उस टाइम पहले तो असेंबली ने इस पर चर्चा शुरू की थी, बाद में इसको ना स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया कि बाद में देखेंगे। तभी 1956 के अंदर भाषा के आधार पर, जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हमारा जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर सब कुछ बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, तब हम आगे देखेंगे, तब तक के लिए स्थगित किया गया था इस चीज़ को। तो ये डिबेट नहीं हुई थी उस टाइम। ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तब तक इस चीज़ को फियरिंग इट टू कुड लीड टू डिमांड्स फॉर सक्सेशंस, की कहीं डिमांड ना आ जाए, इस चीज़ से स्थगित कर दिया कि कहीं राज्य ये ना कह दे हम अलग होंगे आपसे। तो इस तरह स्टेट्स वर नॉट क्रिएटेड लिंग्विस्टिक लाइन्स इनिशियली, वो उस टाइम जो है भाषाई आधार पर स्टेट को नहीं बांटा गया। लिंग्विस्टिक स्टेट्स केम लेटर, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 के अंदर, बट विद इन अ स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर। लेकिन किस आधार पर आता है कि फेडरल में सेंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा, उस आधार पर आता है। की रीजंस फॉर द इमरजेंस ऑफ यूनिटेरियन फेडरल मॉडल, कुछ इमरजेंस देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट, कि कैसे जो है हमारा भाषाई के जो हमारा यूनिटेरियन है, एकात्मक ढांचा है जो फेडरल मॉडल का, इमरजेंस उत्पत्ति कैसे होती है वो देखते हैं। ओके, फाइनल स्ट्रक्चर क्या था इंडियन फेडरलिज्म का, यानी कि जो राष्ट्रीय भारत का जो संघवाद है उसका फाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इंडिया इज अ फेडरल इन फॉर्म, इंडिया जो है संघ ही है, लेकिन यूनाइटरी उसकी जो आत्मा के अंदर क्या बसा हुआ है? एकात्मक बसा हुआ है, यानी कि यूनिटरी बसा हुआ है। द सेंटर हैज़ ओवरराइडिंग अथॉरिटी, सेंटर कभी भी किसी भी स्टेट की अथॉरिटी पर ओवरराइड कर सकती है, चढ़ सकती है, वी कैन से दैट, अपना दबदबा बना सकती है इन मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अगर बात आती है नेशनल इंपॉर्टेंस की, जहाँ राष्ट्र की बात आती है, सेंटर अपने अंदर सारी पावर्स ले लेती है। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज रिस्पेक्ट स्टेट्स ऑटोनॉमी, लेकिन फिर भी जो भारत का संविधान है ना, वो किस चीज़ का रिस्पेक्ट करता है? स्टेट की ऑटोनॉमी की। सभी राज्यों की अपनी स्वायत्ता बनी रहनी चाहिए, सभी अपने हिसाब से काम करें, अपने अपने स्फेयर्स में, अपने अपने क्षेत्र में काम करें, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, पॉलिसी का, नीति बनाने का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, सभी जगह काम करे। लेकिन वो ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन डज रिस्पेक्ट द स्टेट ऑटोनॉमी विद इन देयर स्पेयर्स, अपने ही कार्यों में काम करे, सेंटर में दखल अंदाजी ना करे। सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती है, इंडिया एज अ फेडरल पॉलिटी विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स, फिर सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को मानती है। ऑथेंटिक फैक्ट देखते हैं, रेफरेंसेस, ठीक है, सबसे कहाँ से हमें रेफरेंस मिलते हैं एमरजेंस ऑफ फेडरल यूनिटरी मॉडल के? आर्टिकल 1 यही चीज़ कहता है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल 248 और 254 कहता है रेसिड्यूरी एंड ओवरराइडिंग पावर्स ऑफ द सेंटर की बात करता है कि सारी पावर्स सेंटर को दे दी जाती है जो बची हुई है। आर्टिकल 352, 356 और 360 इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, प्रोसिक्यूटर्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर डिस्कशंस, ओके। KCVR कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, वो कहते हैं क्वासी फेडरल इंडिया को बताते हैं, वो अर्ध संघीय है ढांचा। SR बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो है वो 1994 में वो लैंडमार्क जजमेंट आया था इस चीज़ पर, जो इस एम्फेसाइज करता है फेडरल प्रिंसिपल्स यानी संघीय सिद्धांतों के ऊपर बात करता है। फिर हम देखते हैं कंक्लूजन देखते हैं, जिसके अंदर
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा थी, डिबेट्स रिवील अ क्लियर प्रेफरेंस फॉर यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेंट्रलाइज्ड स्ट्रेंथ ऑफ क्लासिकल फेडरलिज्म के ऊपर वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, क्लियर प्रेफरेंस देते हैं, मतलब प्रायोरिटी देते हैं कि राष्ट्र की अखंडता, एकता और सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रहेगी। द रिजल्ट वाज यूनियन, और इसी चीज़ का रिजल्ट निकल के आता है यूनियन विद फेडरल फीचर्स। यूनियन है लेकिन फेडरल फीचर्स है इसमें, ठीक है। यूनिकली टेलर्ड टू इंडियाज़ हिस्टोरिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल रियलिटीज़। टेलर्ड होता है अपने अकॉर्डिंग, ढाल लेना अपने अकॉर्डिंग, मतलब देख के, अनुभवों से सीख कर अपने तरीके से चीज़ में बनाना। तो हमने यहाँ पे टेलर्ड सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, कस्टमाइज्ड। हम कहते हैं ना अपने तरीका, आपको जो पसंद है टेलर्ड, आपको जैसा कपड़ा पसंद है वैसा सिलवा लो, तो वैसे ही हमें जैसा सूट होता है तो हमने वैसा फीचर अपनाया है। हमें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि हमारे पास सोवेरेनिटी है। इंडियन फेडरलिज्म हैज़ इवॉल्व्ड डायनेमिकली। जो इंडिया का जो संघवाद है ना, वो कैसे इवॉल्व्ड होता है, कैसे मतलब उसका जो इवोल्यूशन देखने को मिलता है बहुत व्यापक तरीके से। अकोमोडेटिंग डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, जहाँ पर उठी थी डिमांडें, किस चीज़ की डिमांड उठी थी कि भाई हमें ऑटोनॉमी दो, स्वायत्ता दो, स्टेट कहते हैं हमें दो, लेकिन फिर भी विद इन अ फ्रेमवर्क दी गई, उन्हें भी डिमांड सारी फुलफिल हुई, लेकिन सेंटर को स्ट्रांग रखा गया, नेशनल सोवेरेनिटी को बनाए रखा गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रिमार्क्ड करते हैं, कहते हैं द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक सिद्धांत क्या है हमारे संविधान का, इज दैट वी आर अ नेशन फर्स्ट, हम पहले राष्ट्र हैं, एंड अ फेडरेशन लेटर, बाद में हम संघ हैं, कुछ हैं, क्या है, हम पहले एक राष्ट्र हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आई रियली लव दैट कोटेशन। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा बेसिक प्रिंसिपल सिद्धांत यही कहता है, हम राष्ट्र पहले हैं, भारत पहले आएगा, ना कि पहले स्टेट्स। तो खुद को पहले मत सोचो, पहले राष्ट्र की बात सोचो। वेरी नाइस लाइन। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।